नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम अमेरिका की व्यवस्थापिका का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। अमेरिका की व्यवस्थापिका का नाम कांग्रेस है, जिसके 2 सदन हैं, सीनेट जो कि उच्च सदन है और द्वितीय सदन जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और प्रतिनिधि सभा जिसे कि निम्न सदन अथवा लोअर हाउस कहा जाता है, और यह प्रथम सदन होता है जो जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका के संविधान निर्माता इस बात के लिए एकमत थे कि उन्हें द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण करना है। अमेरिका के वर्तमान संविधान से पहले जो अमेरिका का परिसंघ बना था, कॉन्फेडरेशन बना था, उसमें अपनाई गई एक सदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रयोग पूरी तरह से असफल हो गया था। विभिन्न राज्य ऐसा अनुभव करते थे कि उनका कोई भी प्रतिनिधित्व केंद्र सरकार में नहीं है और केंद्र सरकार बहुत ही दुर्बल हो गई थी। राज्यों और केंद्रीय सरकार में किसी भी प्रकार का विचार विमर्श संभव नहीं हो रहा था। इसीलिए राज्यों को केंद्रीय सरकार से जोड़कर रखने के लिए और राज्य सरकारों में और केंद्र सरकारों में संतुलन और सहयोग बनाए रखने के लिए ही द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का निर्माण किया गया। अमेरिका क्योंकि एक संघात्मक राज्य है, जहाँ पर 50 राज्यों का एक संघ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका का निर्माण करता है। इन सभी 50 राज्यों के अपने अपने अलग अलग हित हो सकते हैं और केंद्र के अंदर उच्च सदन या द्वितीय सदन के रूप में एक ऐसे सदन की आवश्यकता थी जो इन राज्यों के हितों की अभिव्यक्ति केंद्र सरकार के सम्मुख कर सके। इसीलिए संघात्मक शासन में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का प्रयोग अमेरिका ने किया, जो पूरी तरह से सफल रहा और आज दुनिया के सभी संघात्मक राज्यों में उच्च सदन विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। अमेरिका की कांग्रेस के उच्च सदन का नाम सीनेट है और पहले हम सीनेट के संगठन का अध्ययन करेंगे। यदि हम सीनेट की रचना की बात करें तो सीनेट एक स्थायी सदन है। इसका अर्थ यह है कि कोई ऐसा संकट काल उत्पन्न हो सकता है जबकि किसी समय में राष्ट्रपति का पद रिक्त रहे, और उसी समय ऐसा भी हो सकता है कि प्रतिनिधि सभा का 2 वर्ष का निर्वाचन पूरा हो गया हो और नई प्रतिनिधि सभा का निर्वाचन किसी भी कारण से नहीं हुआ हो। अर्थात राष्ट्रपति और प्रतिनिधि सभा यदि किसी कारण से नहीं भी होते हैं तो सरकार में शक्ति शून्यता न रहे, इसके लिए सीनेट को एक स्थायी सदन बना दिया गया। स्थायी सदन का अर्थ है कि सीनेट पूरी तरह से कभी भी समाप्त नहीं होती। इसका एक साथ निर्वाचन कभी नहीं होता और इसके 2/3 सदस्य हमेशा कार्य करते रहते हैं। सीनेट की कुल सदस्य संख्या 100 होती है, क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने राज्य से 2 सदस्यों का निर्वाचन करके भेजता है, इसलिए यह राज्यों की समानता के सिद्धांत पर कार्य करती है। अमेरिका में अनेक राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या कई करोड़ है और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनकी जनसंख्या 5 लाख या उससे भी कम है। किंतु सीनेट में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, अर्थात प्रत्येक राज्य से, चाहे वह छोटा है या बड़ा है,
2 सदस्य चुन करके भेजे जाएंगे। इस तरह से केंद्र के सम्मुख राज्य का समान रूप से प्रतिनिधित्व होता है। सीनेट में प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष के लिए चुन करके जाता है। क्योंकि सीनेट एक स्थायी सदन है, इसलिए सीनेट के केवल 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात रिटायर होते हैं और नए सदस्यों का चुनाव होता है। और यदि हम गणित की भाषा में बात करें तो कुल 100 सदस्यों में से 33 या 34 सदस्यों का निर्वाचन हर 2 वर्ष के बाद होता है और 66 सदस्य पुराने ही रहते हैं। इस प्रकार से निरंतर हर 2 वर्ष में सीनेट के 1/3 सदस्य कार्यमुक्त होते रहते हैं, नए सदस्य आते रहते हैं, तो सीनेट की स्थायी रचना भी बनी रहती है और सदस्यों का निर्वाचन का कार्य प्रति 2 वर्ष में चलता रहता है। सीनेट के सदस्यों को सीनेटर कहा जाता है और सीनेटर अमेरिका की राजनीति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कारण यह है कि सीनेटर के बार बार चुने जाने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सामान्यतः ऐसा होता है कि क्योंकि बड़ा हो या छोटा सभी राज्यों से केवल 2 सीनेटर ही चुन करके जाते हैं। ये सीनेटर बहुत अधिक प्रभावशाली व्यक्तित्व होते हैं, इनका अनुभव बहुत विशाल होता है और सीनेट में यदि इन्होंने एक बार सफलतापूर्वक कार्य कर लिया तो उस राज्य की जनता बार बार उन्हीं सीनेटरों को चुन करके सीनेट में भेजती है। इस प्रकार से अधिकांश सीनेटर 5 या 6 बार भी सीनेटर के रूप में कार्य कर चुके होते हैं। सीनेट के सदस्यों की इस प्रकार लंबे समय तक कार्य करने की जो क्षमता है वो उन्हें बहुत प्रभावशाली बना देती है। सीनेटरों का जो निर्वाचन होता है वह उसके राज्य की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यद्यपि मूल संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि सीनेट के सदस्यों का निर्वाचन विभिन्न राज्यों के विधानमंडल अप्रत्यक्ष रूप से करेंगे, अर्थात राज्यों की व्यवस्थापिकाओं में से ही सीनेट के सदस्यों को चुन करके भेजा जाएगा। किंतु संविधान के 17वें संशोधन के अनुसार अब सीनेट का निर्वाचन भी उस राज्य की जनता प्रत्यक्ष रूप से स्वयं करती है और इस तथ्य ने भी सीनेट के प्रभाव और उसके गौरव में वृद्धि की है। सीनेट के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन अमेरिका के संविधान में इस प्रकार किया गया है कि वह कम से कम 30 वर्ष की आयु का हो, वह पिछले 9 वर्ष से संयुक्त राज्य अमेरिका का नागरिक हो, अर्थात उसके लिए अमेरिका का जन्मजात नागरिक होना आवश्यक नहीं है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों से गए हुए जो प्रवासी दूसरे देशों के लोग हैं, जैसे चीन है, भारत है, जापान है, जिनकी जनसंख्या अमेरिका में बहुतायत में हो जाती है, वे भी इस स्थान संबंधी योग्यता के कारण अमेरिका की सीनेट में पहुंच जाते हैं। वर्तमान उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, जो कि मूलतः अफ्रीकी और भारतवंशी माता पिता की संतान हैं और अभी वे अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी हैं, इस प्रकार से वहाँ पर अनेक काले और भारतीय और अन्य प्रजातियों के व्यक्ति भी सीनेटर बन गए हैं। और तीसरी योग्यता ये है कि उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिए जहाँ से वो चुनाव लड़ रहा है।
सीनेट के अधिवेशन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के अधिवेशन एक साथ 3 जनवरी की दोपहर से प्रारंभ होते हैं। ये अपने अपने अलग अलग सभा कक्षों में अपना अधिवेशन प्रारंभ करते हैं। इनकी कार्यवाहियाँ अलग अलग होती हैं, किंतु इनका समय एक साथ ही शुरू होता है और अधिवेशन दोनों के एक साथ ही समाप्त होते हैं। इनका अधिवेशन की समयावधि क्या होगी यह संविधान में लिखा हुआ नहीं है, इसलिए ये अधिवेशन तब तक चलता रहता है जब तक इन सदनों के सदस्य अधिवेशन की समाप्ति के लिए प्रस्ताव पास न कर दें, और यदि अधिवेशन समाप्त करने की तिथि के बारे में दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अधिवेशन की समाप्ति की तिथि को निश्चित करता है, जिसे दोनों सदन स्वीकार कर लेते हैं। गणपूर्ति, गणपूर्ति का अर्थ है वह न्यूनतम सदस्य संख्या जिसकी उपस्थिति में ही कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। जब सदन के अधिवेशन होते हैं उस समय सदस्यों की निश्चित संख्या को बनाए रखने के लिए वहाँ गणपूर्ति कुल सदस्यों के बहुमत को रखा गया है। सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में ही कुल सदस्यों का बहुमत गणपूर्ति है, अर्थात सीनेट में जब तक 51 सदस्य 100 में से 51 सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक सीनेट की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो पाएगी, और यही बात प्रतिनिधि सभा के संदर्भ में भी कही जा सकती है। सीनेट का सभापति, अमेरिका का उपराष्ट्रपति सीनेट का पदेन सभापति होता है। पदेन का अर्थ यह है कि सीनेट अपने उपराष्ट्रपति का स्वयं चयन या निर्वाचन नहीं करती। जो भी व्यक्ति अमेरिका का उपराष्ट्रपति होगा आवश्यक रूप से वही सीनेट का सभापति होगा। किंतु यहाँ एक विशेष बात यह है कि जब सीनेट राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया की जांच करती है तब सीनेट का सभापतित्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। अर्थात जब सीनेट एक जांच निकाय के रूप में या न्यायिक निकाय के रूप में कार्य करती है तब सीनेट का सभापति सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बन जाता है। सामान्य परिस्थितियों में अमेरिका का उपराष्ट्रपति ही सीनेट का पदेन सभापति होता है। यदि सदस्यों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार की बात करें तो वे प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के समान ही होते हैं और इन्हें वार्षिक $1,24,000 वेतन मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाओं के रूप में भत्ते मिलते हैं। इन्हें यात्रा भत्ता मिलता है, इन्हें टेलीफोन और मुफ्त इंटरनेट इत्यादि की सुविधाएं मिलती हैं। इस प्रकार से इनका जो भौतिक सुविधाएं हैं वे पर्याप्त मिलती हैं। सदन में इनके विशेषाधिकार होते हैं, अर्थात जब अधिवेशन चल रहे होते हैं उस समयावधि में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और सीनेट के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता होती है। यह सीनेट का एक विशेष अधिकार है जो प्रतिनिधि सभा के सदस्यों को प्राप्त नहीं है। भाषण की स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि एक सीनेटर अधिवेशन काल में चाहे कितना ही लंबा भाषण दे उसे सभापति रोक नहीं सकता। ऐसे अनेक उदाहरण आए हैं जबकि एक एक सीनेटर ने 10-10 घंटे का लंबा भाषण दिया है। भाषण देने की इस व्यवस्था को फिलिबस्टर कहते हैं और यह जो फिलिबस्टर की प्रणाली है ये
लाभदायक भी है और हानिकारक भी सिद्ध हुई है। हानिकारक इसलिए है कि एक सदस्य जब भाषण देना प्रारंभ करता है और वह लगातार बोलता ही रहता है तो उसके कारण अन्य सदस्यों के बोलने का मौका नहीं मिलता और सीनेट की कार्यवाही बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती है। और इसका लाभ यह है कि सीनेटर इतने प्रमुख और प्रबुद्ध वक्ता होते हैं कि वे किसी भी विधेयक पर जब चर्चा होती है तो उसके सभी पक्षों पर बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं और अपनी पूरी बात रखते हैं, जिसका अमेरिका के जनमत के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सीनेटरों के सीनेट में दिए गए भाषण विश्व प्रसिद्ध होते हैं। अमेरिका के समाचार पत्रों में उन्हें प्रमुखता से छापा जाता है और वे राजनीतिक शोधकर्ताओं के विषय बनते हैं। इसलिए सीनेट के सदस्यों की भाषण की स्वतंत्रता अमेरिका के राजनीतिक जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। यदि सीनेट के 16 सदस्य मिलकर के यह प्रस्तावित कर दें कि वे किसी सदस्य के भाषण की अवधि को कम करना चाहता है और उसे यदि सीनेट अपने बहुमत से पारित कर दे, तभी उस किसी विशेष सदस्य को भाषण देने से रोका जा सकता है। किंतु इतिहास में बहुत कम अवसरों पर इस प्रकार की व्यवस्था का प्रयोग हुआ है। सामान्यतः सीनेटर बहुत लंबे भाषण देते हैं और फिलिबस्टर की प्रथा का उपयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि सभा अथवा निम्न सदन या प्रथम सदन की रचना की। इसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं और वास्तव में व्यवहार में प्रतिनिधि सभा अमेरिकी राष्ट्र का ही लघु रूप होता है। अमेरिका के सभी प्रजातियों के लोगों का प्रतिनिधित्व इसमें हो जाता है। सभी धर्मावलंबी इसमें सम्मिलित हो जाते हैं और एक प्रकार का संपूर्ण अमेरिका यदि कहीं देखना है तो वह स्थान प्रतिनिधि सभा ही है। यदि प्रतिनिधि सभा की रचना की बात करें तो यह एक अस्थायी सदन है। इसका अर्थ यह है कि संपूर्ण प्रतिनिधि सभा एक साथ कार्यकाल समाप्त करती है, जो कि 2 वर्ष का कार्यकाल है। प्रति 2 वर्ष के पश्चात संपूर्ण प्रतिनिधि सभा के सदस्यों के नवीन निर्वाचन होते हैं। यह कार्यकाल की जो अवधि है वो इतनी कम है कि हर 2 वर्ष के बाद नए सदस्यों का चुना जाना यह नए सदस्यों को प्रतिनिधि सभा में आने का मौका देती है और सदस्यों को जनता से निरंतर संपर्क बनाए रखने का मौका देती है। सदस्यों को गंभीरता से कार्य करने का मौका देती है ताकि वे 2 वर्ष के बाद जब फिर से चुनाव हों तो अपने कार्य के आधार पर वे फिर से चुन करके आ सकें। इसलिए प्रतिनिधिगण अपने कार्यों के प्रति गंभीर रहते हैं। ये नए नवसिखिए सदस्य होते हैं और प्रतिनिधि सभा में आकर के कार्य करना सीखते हैं। इस प्रकार से यह जो लघु कार्यावधि है 2 वर्ष की, यह नए लोगों को उत्साह से कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। कुल सदस्य संख्या 435 है। यह संख्या सीनेट की सदस्य संख्या से बहुत अधिक है, क्योंकि प्रतिनिधि सभा में राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में ही सदस्यों को चुनकर भेजा जाता है। पहले प्रत्येक 30,000 में एक प्रतिनिधि को चुनकर भेजा जाता था, किंतु जनसंख्या के बढ़ने के बाद अब प्रत्येक 5 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य को चुनकर के भेजा जाता है। और यदि किसी राज्य की जनसंख्या 5 लाख से कम भी है तो वहाँ से एक सदस्य अवश्य चुन करके जाएगा। बड़े बड़े राज्यों के जहाँ पर करोड़ों की जनसंख्या है वहाँ से 50 से भी अधिक प्रतिनिधि भी चुन करके आते हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर 1 या 2 प्रतिनिधि भी चुन करके आते हैं।
सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। यह व्यवस्था मूल संविधान में विद्यमान थी जो चली आ रही है। इस प्रकार से यदि राष्ट्रपति, सीनेट और प्रतिनिधि सभा की बात की जाए तो मूल संविधान में संविधान निर्माताओं ने केवल प्रतिनिधि सभा के सदस्यों का ही प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की थी। मूल संविधान में राष्ट्रपति और सीनेट दोनों के ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था विद्यमान थी, जिसके कारण मूलतः प्रतिनिधि सभा को ही जनता के प्रति उत्तरदायी और अधिकार संपन्न बनाया गया था। किंतु जैसा कि हमने देखा कि 17वें संविधान संशोधन के बाद सीनेट का भी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रारंभ हो गया और परंपरा के द्वारा अब एक प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है। इसलिए अमेरिका की राजनीति में प्रतिनिधि सभा, सीनेट और राष्ट्रपति ये तीनों ही जनता से प्रत्यक्ष रूप से शक्ति प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। इसलिए ये 3 शक्ति केंद्र अमेरिका की राजनीति में अब बन चुके हैं। सदस्यों का निर्वाचन एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र से होता है और अर्थात एक चुनाव क्षेत्र से केवल एक ही प्रतिनिधि का चुनाव किया जाता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए नियुक्त करते हैं, अधिकृत करते हैं और इस प्रकार से चुनावों में बहुत अधिक उत्साह और गर्माहट का माहौल रहता है। चुनाव क्षेत्रों की दृष्टि से एक प्रथा अमेरिका में प्रचलित है जिसे गेरीमेंडरिंग कहा जाता है। गेरीमेंडरिंग, फिलिबस्टर इनका अध्ययन विशेष रूप से किया जाना चाहिए। छोटे प्रश्नों में अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। गेरीमेंडरिंग का अर्थ यह है कि प्रतिनिधि सभा के चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण करना अपने अलग अलग राज्यों की ही जिम्मेदारी होती है और इस प्रथा के अंतर्गत जिस भी राज्य में जिस भी दल का बहुमत होता है, जो भी दल सत्ता में होता है, वह हर चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्र का निर्धारण इस प्रकार करता है कि उसके विरोधी दल के समर्थकों की संख्या थोड़े से चुनाव क्षेत्रों में सिमट कर रह जाए और अपने समर्थकों को वो अधिक से अधिक चुनाव क्षेत्रों में फैला करके अपने प्रतिनिधियों को जिताने में मदद करें। इस प्रकार से सत्ताधारी दल गेरीमेंडरिंग के माध्यम से यह प्रयास करता है कि उसके अधिक सदस्य प्रतिनिधि सभा के लिए विजय प्राप्त करें। यह एक प्रकार की भ्रष्ट प्रणाली है और इस प्रथा के विरुद्ध अमेरिका में लंबे समय से काफ़ी रोष चल रहा है, किंतु अभी तक इसे समाप्त नहीं किया जा सका है। प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की योग्यताओं की यदि चर्चा करें तो एक प्रतिनिधि को कम से कम 25 वर्ष की आयु का होना चाहिए। वह पिछले 7 वर्ष से अमेरिका का निवासी हो, अमेरिका का नागरिक हो, उस राज्य का निवासी हो जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है, बल्कि वहाँ पे यह भी व्यवस्था है कि न केवल उस राज्य का निवासी हो वरन उस चुनाव क्षेत्र का भी उसे निवासी होना चाहिए जहाँ से वह चुनाव लड़ रहा है। यदि हम भारत की भाषा में समझें तो लोकसभा का निर्वाचित होने के लिए न केवल उसे राजस्थान का निवासी होना चाहिए, किंतु यदि वह बीकानेर से चुनाव लड़ रहा है तो उसे बीकानेर का भी निवासी होना चाहिए। यह व्यवस्था वहाँ पर बहुत अच्छी है और इसे स्थानीयता का नियम कहा जाता है।
अर्थात जो जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र की जनता उसे यदि पूरी तरह से जानती है, समझती है, तो ही वो उसे अपना प्रत्याशी नियुक्त करेगी। और अंतिम योग्यता यह है कि उसे किसी भी सरकारी या सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है और प्रतिनिधि सभा अपने अध्यक्ष का अपने सदस्यों में से ही निर्वाचन करती है और इसके लिए विभिन्न राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित करते हैं, किंतु क्योंकि निर्वाचन होता है इसलिए व्यवहार में बहुमत दल का प्रत्याशी ही स्पीकर बनता है। जैसा कि ब्रिटेन में होता है, प्रत्याशी स्पीकर बनने के बाद अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र नहीं देता, वरन वह अध्यक्ष बने रहने के दौरान भी दलीय राजनीति में फंसा रहता है और अपने दल को प्रत्येक प्रकार का लाभ दिलाने की कोशिश करता है। प्रतिनिधि सभा के अधिवेशन भी सीनेट के साथ ही होते हैं। प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी की दोपहर से दोनों सदनों के अधिवेशन साथ साथ अलग अलग कक्षों में प्रारंभ होते हैं और दोनों की संयुक्त सहमति से ही उन अधिवेशनों को समाप्त किया जा सकता है। गणपूर्ति कुल सदस्यों का बहुमत होता है। इस प्रकार से अमेरिका की कांग्रेस के जो 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, उनकी कार्यप्रणाली लगभग एक जैसी है। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ उनके कार्य समाप्त होते हैं, किंतु बहुत सारी बातों में हमने देखा कि इनमें बहुत भिन्नता है। जैसे सदस्य संख्या में काफ़ी भिन्नता है। सीनेट की सदस्य संख्या यदि 100 है तो प्रतिनिधि सभा की सदस्य संख्या 435 है। सीनेट एक स्थायी सदन है जबकि प्रतिनिधि सभा के चुनाव प्रति 2 वर्ष में होते रहते हैं। सीनेट का सभापति एक निर्दलीय व्यक्ति होता है और अमेरिका का उपराष्ट्रपति होता है जो कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित पद है, जबकि प्रतिनिधि सभा का जो सभापति है वो एक दलीय व्यक्ति होता है और दलीय राजनीति में फंसा हुआ रहता है। ये बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिसके कारण सीनेट और प्रतिनिधि सभा के व्यवहार में, कार्य करने में अंतर आया है और उनके प्रभाव में भी अंतर आया है, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।